हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट से मैं इस समय मुखातिब हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं, बहुत कम समय बचा है। कमर कस लीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने पास से हटा दीजिए और फटाफट जो है पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपकी पढ़ाई कराने के लिए अब हमने भी अपनी कमर कस ली है। पूरे साल आपको हम समझाते रहे, बताते रहे सारी चीज़ें, और इवन अब तक हम अपने आप के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि सबको सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम दें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो अगर हम बात करें क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की, तो आपके आने वाले सिलेबस में आपके पास 2 बुक्स हैं, व्याकरण है, लेखन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन में। फिर आ जाते हैं अगर हम बुक की, तो बुक में हमने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और साथ ही साथ डीपीपी सॉल्यूशंस कराए। आपकी स्पर्श बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन संचयन के इसलिए नहीं कराए क्योंकि संचयन बुक से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर उसके बाद हमने आपके क्वेश्चन शुरू किए वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में, और करते करते देखिए आपकी एक बुक यानी कि स्पर्श के सभी चैप्टर्स के हमने वर्णात्मक प्रश्न करा दिए। संचयन बुक का भी पहला चैप्टर आपको मैं करा चुकी हूँ और आजकल मैं करा रही हूँ, आज लेकर आई हूँ मैं इसका सेकेंड चैप्टर। इसके अलावा हमने लेखन और व्याकरण, अब लेखन और व्याकरण हमने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है पर इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई है। जल्द ही उसके प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आऊँगी, और फिर हमारे PYQs और सैम्पल पेपर्स तो हैं ही हैं। तो अब ये मान कर चलिए कि जनवरी से हम आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो फटाफट उसके लिए तैयार हो जाइए। अब सिर्फ मात्र दो चैप्टर हमारे पास बचे हैं जिनके हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। आपका एक ये सपनों के से दिन, और इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है टोपी शुक्ला, और इसके साथ हमारे जितने भी एक्सप्लेनेशन पोर्शन था जहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा रहे थे वो सब मेरे ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज का हम ये वीडियो शुरू कर देते हैं, क्योंकि शुरू करेंगे तभी तो जल्दी ख़त्म होगा ना। चलिए आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की, बुक है हमारी संचयन भाग 2। इसका दूसरा अध्याय है सपनों के से दिन। सपनों के से दिन पाठ की अगर हम बात करें तो गुरदयाल सिंह द्वारा लिखित ये एक संस्मरण है। उन्होंने अपने बचपन के जो दोस्त थे जिनके साथ वो खेलते थे, स्कूल में पढ़ते थे, और अपने स्कूल के बारे में बहुत, अपने टीचर्स के बारे में बहुत कुछ इस पाठ के अंदर बताया है। तो उसके ज़रिए कहीं ना कहीं जब मैं ये पाठ पढ़ा रही थी तो मुझे भी अपने बचपन का दिन याद आया, और आगे चल के जब आप बड़े होगे तो आपको भी इसी तरीके से अपने बचपन याद आएगा। तो किस तरीके से गर्मियों की छुट्टियां बीतती थी, कैसे जो है बाकी बच्चे पढ़ते नहीं थे तो इनकी पढ़ाई भी थोड़ी ना थोड़ी कहीं पीछे होती थी, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो किस तरीके से मास्टर जी की हेल्प की वजह से इनको दूसरे बच्चों की किताबें मिलती थी और इनकी पढ़ाई आगे तक बढ़ सकी। तो बहुत कुछ उन्होंने इस पाठ पे बताया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इस पर वर्णात्मक प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसा कि मैंने बोला है आपको कि संचय बुक से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि इनके आंसर आपके 50 to 60 वर्ड्स के अंदर आएंगे। तो बस आपको उतना ही ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप प्रिपेयर करना, बियॉन्ड द लिमिट प्रिपेयर करना, क्योंकि लिखते हुए अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं या कम करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, सपनों के दिन में लेखक ने स्कूल के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा की क्यों की होगी, उचित तर्कों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहली बात तो ये है कि जब वो छोटे थे तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब जाहिर सी बात है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं हम कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेट हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि विश्व में कई जगह युद्ध चल रहे हैं, जिससे हम जब न्यूज़पेपर उठाते हैं या हम न्यूज़ सुनते हैं या इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो चाहे या हम इसके बारे में जानना चाहें या ना जानना चाहें, हमारे सामने वो बातें आती हैं। इवन घर में अगर बड़े भी बैठे होते हैं तो इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम चाहें ना चाहें हम उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाते हैं। जो हमारा समय बीत रहा है तो तात्कालीन परिस्थितियां हमारे आसपास जो घट रही हैं वो हमारे लेखन में, सोच में आती ही रहती हैं। अब इसके अलावा एक कारण और भी है, वो भी देखिए। लेखक ने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की चर्चा इसलिए की क्योंकि इस समय युद्ध के लिए फौज की भर्ती चल रही थी।
समझ में आया? अब चूंकि इस समय क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। बात करिए 39 से 45 के बीच में अंग्रेज के शासन थे। अब अंग्रेज जो है वो इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना चाहते थे, तो ये भर्ती भारतीयों के रूप में कर रहे थे। भारतीय जो है अब इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में थे, नहीं जाना चाहते थे। तो अब इसके लिए क्या होता था कि भारतीयों को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली। उसका कारण था कि वो जगह जगह नौटंकियां लेकर जाते थे। भाई पहले इस तरीके से चलचित्र वगैरह नहीं होते थे, कुछ एक्टर्स जाते थे वहां पर, उसको प्ले किया जाता था। जैसे मान लीजिए 4 कैरेक्टर गए, 2 फौजी हैं, 2 घर वाले हैं, ये तो इस तरीके से वो वहां पर दिखाते थे कि फौज में जो लोग जाते हैं वो किस तरीके से ऐशो आराम, सुख सुविधाएं और मौज मस्ती के साथ रहते हैं। जब ये चीज़ होती थी तो भारतीय इसकी तरफ आकर्षित होते थे कि अरे भाई फौज में तो बड़ी मस्ती है, चलो हम इस फौज में भर्ती हो जाते हैं और इस मौज मस्ती का फ़ायदा उठाते हैं। ये होता था। और ऐसी ही नौटंकी उनके गांव में भी आई थी, उन्होंने भी देखी थी, इसीलिए उन्होंने इसमें बात करी है। अंग्रेज अफसर चाहते थे कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान उनकी सेना में भर्ती हो जाएं। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव आया करते थे तो वे अपने साथ कुछ नौटंकी वालों को भी लाया करते थे। नौटंकी मतलब कहने का तात्पर्य होता है जो जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं स्टेज प्ले होता है। तो पहले क्या होता था, उसमें लड़कियां, जैसे आजकल स्टेज में लड़कियां, पहले लड़कियां काम नहीं करती थी, तो मेल कलेक्टर ही लड़कियों का प्ले किया करता था, जिसमें वह नौजवानों को फौज में भर्ती के लिए आकर्षित करते। वह फौजी जीवन की शान और शौकत, सुख सुविधाओं का वर्णन नौटंकी के माध्यम से किया करते थे। इन्हीं सब बातों से खुश होकर कुछ नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाते थे। लेखक ने स्कूल के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करके शिक्षा का महत्व और उसकी उपयोगिता को उजागर करने का प्रयास किया है कि लोग अगर शिक्षित होते तो शायद इस तरह की नौटंकी की तरफ आकर्षित नहीं होते और अंग्रेजों के जाल में फंसते नहीं। नौजवान उचित अनुचित, अच्छे बुरे के अंतर को समझ सके, इन्हीं मूल्यों को दर्शाने का प्रयास लेखक ने किया है कि अगर वो नौजवान शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते, तो जिस तरीके से अंग्रेज उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे होते वो उस जाल में फंसते नहीं, सेना में भर्ती नहीं होते, युद्ध के लिए नहीं जाते और अपनी जान को ना गंवाते। क्योंकि भाई उस युद्ध से तो हमारा लेना देना नहीं था ना, हम क्यों शामिल हों? अंग्रेजी सेना लड़ रही है और उसमें सैनिक कौन जा रहे हैं? भारतीय जा रहे हैं मरने कटने के लिए। तो ये तो अंग्रेजी सेना का चाल थी ना। तो अगर वो पढ़े लिखे होते तो इस तरीके से अच्छा बुरा सही गलत अच्छे से वो समझते और इस जाल में फंसते नहीं। प्रश्न संख्या 2 है, एक विद्यार्थी भी सैनिक की तरह ही होता है। सैनिक से प्रेरित होकर आप अपनी जिम्मेदारियों और चुनौतियों का निर्वाह कैसे करेंगे? जैसे देखिए, एक सैनिक के जीवन में एक टारगेट होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, अपने देश की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना। उसी तरह विद्यार्थी के जीवन में भी एक लक्ष्य होता है, वो डिसिप्लिन होता है, यानी कि वो अनुशासन होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ सिमिलर की गई है। देखिए, एक विद्यार्थी का जीवन स्कूल में अनुशासन, अपने शिक्षण के प्रति सजगता के लिए होता है। वो एक डिसिप्लिन के साथ रहता है, जो उसके जीवन में सिखाया जाता है स्कूल में, वो उस चीज़ों को सीखता है, समझता है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। वह उचित अनुशासन का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या पूर्ण करता है। सैनिक द्वारा भी अनुशासन रखना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक सैनिक हैं तो आपको भी एक अनुशासन या डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से मजबूत बनना चाहिए ताकि वह आने वाले प्रत्येक चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना आसानी पूर्वक कर सकें। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल कूद का भी हिस्सा बनना चाहिए। तो देखिए क्या है, स्कूल में लेखक ने जैसे बताया था, उनके यहाँ स्काउट होता था ना, स्काउट में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे वो। तो वो भी क्या है, वो एक डिसिप्लिन और खेल कूद की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके साथ होता था। ये खेलकूद एक और हमारे शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, तो दूसरी ओर सहयोग की भावना, पारस्परिकता, सामूहिकता, मेल जोल रखने की भावना, हार जीत में समान समझना, त्याग, प्रेम, सद्भाव जैसे जीवन मूल्यों को उभारता है। अब जैसे हम अपने जीवन में बहुत अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, इन सारी परिस्थितियों से हम जब कहीं खेल में भाग लेते हैं ना, तो होता है हम कभी खेल में हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। तो हारो चाहे जीतो, समान भाव से रहो।
ये बात हमें खेल में बताई जाती है। किस तरीके से हमें समूह में रहकर काम करना है, यानी कि हमें एक टीम के अंदर किस तरीके से रहना है। उसी तरह के समाज में हम कई सारे लोगों के साथ रहते हैं तो सामंजस्य बनाकर हमें चलना चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, यानी कि टीम के सभी मेंबर को बराबर समझना चाहिए, किसी से ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। उसी तरह समाज में जब हम रहें तो ये ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें विद्यार्थी जीवन में हम एक खेल के दौरान सीखते हैं और जिसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे तक लेकर चलते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। इसलिए ये कहना अनुचित नहीं है कि एक विद्यार्थी सैनिक की तरह ही होता है तथा उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जिम्मेदारियां और चुनौतियों का निर्वाह करता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के जीवन में बहुत सारी चीज़ों की लोकल सिमिलैरिटीज होती हैं। तो विद्यार्थी को सैनिक कह देना कहीं बुरा नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षक की ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ने पर लेखक ने कैसा महसूस किया। शिक्षक जब शिक्षक की ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि जब उन्होंने टीचर की ट्रेनिंग ली तो उस दौरान उन्हें जो है बाल मनोविज्ञान पढ़ाया गया। तो बाल मनोविज्ञान में ये बताया गया कि बच्चा किसी कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, क्या करता है। तो उन्हें ये समझ में आया कि उनका बचपन जैसे बीता लगभग सारे ही बच्चे वैसे ही होते हैं। उनकी सोच, सिचुएशन पे उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ हद तक सिमिलर होती हैं और बच्चों की सोच अपने आप में बहुत अलग होती है, बहुत इनोवेटिव होती है। ये सारी चीज़ें भी उन्होंने सीखी थी। तो देखिए क्या है, लेखक बाल्यकाल में अपने मित्रों के साथ खेलों का आनंद लिया करता था। अब जब उन्होंने मनोविज्ञान सीखा ना तो उन्होंने उसे अपने बचपन के साथ सिमिलर है। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई चीज़ घटी है तो हम उसके साथ सिमिलर करने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसा किया था, इसमें तो ऐसा बताया गया है। इस तरीके से होता है। मैले फटे पुराने बेतरतीब कपड़े पहनकर सभी बच्चे गली में खेलते रहते थे। भागते दौड़ते हुए जब भी गिरकर चोट लग जाती, हाथ पैर छिल जाते तो घर वालों की सहानुभूति की जगह डांट खानी पड़ती, तो भी बच्चे खेलना बंद नहीं करते थे। यानी कि चोट भी लग रही है, डांट भी पड़ रही है, तब भी खेलना बंद नहीं हो रहा। यानी कि जिस चीज़ से हमें चोट लगी हम उस चीज़ से डर नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए खेल सबसे प्रिय होता है कि नहीं होता है। जब लेखक ने बड़े होकर शिक्षक की ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान पढ़ा तब उसे एहसास हुआ कि सभी बच्चों की स्थिति एक जैसी ही होती है, यानी कि वो एक समान ही होते हैं। वे किसी भी कीमत पर खेलने के आनंद से वंचित नहीं होना चाहते, यानी कि हर बच्चा खेलना चाहता है। अब आप अपने बचपन में जाओ, अभी भी आप खेलते होगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं खेलते होगे, लेकिन अगर आप अपने बचपन में जाओ तो उस समय आपको खेलना बहुत पसंद था, अभी भी खेलते हो, है ना। तो बच्चों को खेलने में जो आनंद आता है ना वो कहीं नहीं आता है। खेल में रुचि लेने के अतिरिक्त अन्य आदतों में भी बच्चे समान स्वभाव के ही होते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ ना मिले तो जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, जब उन्हें कुछ मिल जाए तो किस तरीके से वो खुश हो जाते हैं। तो बच्चों के स्वभाव में उन्होंने ये चीज़ पाई कि बहुत सारे बच्चे हर सिचुएशन में एक सा ही बिहेव करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें उन्होंने शिक्षक ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान में पढ़ी थी। जिस कार्य में बंधन होता है या करने की स्वतंत्रता नहीं होती तथा अभिभावक जिस कार्य को करने से रोकते टोकते हैं वह कार्य करना किसी भी बच्चे को पसंद होता है। यानी कि अगर पेरेंट्स ने मना किया तो वो काम जरूर करना है। ये बच्चों के अंदर होता है कि आखिर हम इसको करेंगे तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने पेरेंट्स की अवहेलना करना चाहते हैं, उन्होंने मना किया तो हम जरूर करेंगे। बात ये होती है कि अगर पेरेंट्स ने कहा कि तुम ऐसा मत करो तो वो करके ये देखना चाहते हैं कि आखिर इसके करने से होगा क्या। ठीक है, ये उसी तरह की बात हो गई कि भाई पतीला गर्म है, छूना नहीं, जल जाओगे। तो आपको अभी तक जलने का एहसास नहीं है तो आपको पता नहीं कि जलन क्या होती है। मम्मी ने मना किया, मम्मी ने कहा कि पतीला नहीं छूना, तो मम्मी ने सिर्फ इतना कहा कि पतीला नहीं छूना क्योंकि मम्मी ये नहीं चाहती थी कि आपको दर्द हो। ठीक है, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा थी कि भाई अगर हम पतीले को छुएंगे तो होगा क्या। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मम्मी ने मना किया इसलिए मुझे करना है, आप ये सोच रहे हो कि अगर मम्मी ने मना किया कि पतीला नहीं छूना, अगर मैं छू लूंगा तो होगा क्या, जाके छू के देखो, हुआ ना दर्द। तो वही चीज़ है कि अगर मम्मी पापा किसी चीज़ को मना करते हैं तो आप इस इंटेंशन से उसे नहीं करते हो कि उन्होंने मना किया, आप इस इंटेंशन से करते हो कि इसको करने से होगा क्या। ये होती है आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति जो आपको ये काम करवाती है।
अभिभावक विशेष तौर पर जिस चीज से सावधान रहने के लिए कहते हैं, बच्चे उस चीज को एक बार देखने का प्रयास अवश्य करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एज एग्जाम्पल बता दिया। प्रश्न संख्या 4 है, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्राचीन समय में क्या होता था, शिक्षा प्रणाली में चीजों को रटने पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज इस बात पर नहीं है। ठीक है, आपको टॉपिक समझाए जाते हैं, उस पर क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आपको अपने तरीके से लिखना होता है। मतलब आजकल जो है आपको तर्क वितर्क के आधार पर टॉपिक्स का आंसर देना है। दूसरी बात करें, पहले जो है दंड विधान हुआ करता था, टीचर्स मारने को ही सजा समझते थे। आज तो मारना तो दूर, आप हार्श वर्डिंग नहीं बोल सकते, कहते हैं बच्चों को उसको गलत असर पड़ता है। तो काफी पहले की प्राचीन पद्धति और आज की प्राचीन पद्धति में बहुत फर्क है। ठीक है, तो आजकल ज्यादातर समझने के ऊपर कार्य किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेलों तथा उनके तरीकों के साथ साथ शिक्षण प्रणाली का भी स्पष्ट वर्णन है। यानी कि उस समय की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली, उस समय की हुई प्राचीन और आज की हुई आधुनिक। प्राचीन शिक्षा प्रणाली प्राचीन समय में अभिभावकों बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य नहीं समझते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ें या कुछ बने, उन्हें लगता था ज़रूरत भर का पढ़ लें बस बहुत है। यदि कभी कोई उनसे सवाल भी करता कि बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते, तो तुरंत जवाब मिलता, इसे क्या पढ़ लिख कर तहसीलदार बनाना है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते भी थे तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर छोड़ दिया करते थे कि भैया आप जानो, मैंने आपको दे दिया, मारो कूटो जो करो, जैसे पढ़ाना पढ़ाओ। वह उसके साथ कठोरता का व्यवहार कर सकते थे। गलती करने पर सख्ती से दंड दिया जाता था। कक्षा में सभी बच्चों के सामने उनको दंडित किया जाता था, ऐसा होता था। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। शारीरिक दंड देने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक काल में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। अब आज सभी को शिक्षा का महत्व समझ में आ गया है, तो सभी लोग खुलकर जो है वो आधुनिक शिक्षा में क्या होता है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और खूब पढ़ें और अच्छा पढ़ें, ये चीज़ हो गई है। परंतु अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदल चुकी है। अब सभी अभिभावक अब भी बच्चों को उतना ही ध्यान देते हैं जितना शिक्षक। पहले क्या होता था, बच्चा पूरा स्कूल के भरोसे होता था, लेकिन आज क्या है, स्कूल में पढ़ के आएगा, पेरेंट्स भी पूरा ध्यान देते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब कुछ। विद्यालय में लिखित कार्य के साथ प्रायोगिक कार्यों पर भी जोर दिया जाता है। सिर्फ रिटन वर्क नहीं करना है, वहाँ पर प्रैक्टिकल भी होती हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। दंड के स्थान पर धैर्यपूर्वक प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट नहीं दी जाती, आपको इत्मीनान से बैठकर समझा कर कार्य करने की कोशिश करी जाती है। शारीरिक दंड देना अपराध माना जाता है। अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे को मारा तो ये एक आपराधिक दंड विधान है। ऐसी कोई भी टिप्पणी करने पर पाबंदी है जो छात्रों में हीनता की भावना को जन्म दे। इवन आप कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते कि बच्चे अपने आप को कमतर समझें या बुरा समझें, ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले में और अभी में बहुत अंतर आ चुका है। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक और उसके साथियों के सभी खेल प्रकृति से जुड़े थे, पाठ 5 के आधार पर बताइए। अच्छा, पार्ट 5 नहीं है क्योंकि अभी आपके कई चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर पार्ट 5 दिया गया है। चलिए अब हम बताते हैं कि पाठ के आधार पर आपको बताना है कि उनके सारे खेल प्रकृति के हिसाब से होते थे। प्रकृति यानी कि भाई जिस तरीके से उनका खेल होता था वो प्रकृति के समीप रहते थे। सारी चीज़ें वो खेलना, कूदना, नहाना, भागना, दौड़ना, मिट्टी में, पानी में, तालाब में, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है ना। बचपन में लेखक अपने मित्रों के साथ सदैव घर के बाहर खेलते थे। वह घर के बाहर गली में या मैदानों में खेलते समय ताजी हवा का आनंद लेते थे। घर के बाहर थोड़ी सी दूरी पर स्थित तालाब में कभी कूदते, कभी नहाते, कभी तैरते, साथ ही कभी रेत के टीले पर चढ़ते। अब ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं, नदी में हो, रोड पे हो, गली पे हो, टीले पे चढ़ना हो, सब प्राकृतिक रूप से ये खेल होते थे। कभी उस पर लेटते थे। ये सब क्रियाएं भी प्रकृति की समीपता का एहसास कराती हैं, यानी कि हम प्रकृति के समीप रहते हैं। लेखक और उसके मित्र जब पैदल चलकर विद्यालय पहुंचते तो रास्ते में वृक्षों का साथ मिलता।
अब प्रकृति के समीप है, वृक्ष वृक्ष हमारे आसपास रहते, जाहिर सी बात है प्रकृतियों के समीप के लिए आप वृक्ष का तो नाम लेगो ही लोगे। वे स्कूल की छोटी क्यारियों में रंग बिरंगे फूल, गुलाब, गेंदा, मोतिया की दूध सी सफेद कलियों के साथ खेलने का मजा लेते थे। इस प्रकार लेखक व उनके साथियों के सभी खेल प्रकृति के संबंध थे। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि हम आजकल जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, हम नेचर के बिल्कुल ही दूर हो गए हैं। घर के अंदर रहते हैं, टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं, गैजेट से घिरे रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो भी हम पेड़ों, मिट्टी, इन सब के टच में नहीं आते हैं। स्कूल भी जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें प्राकृतिक माहौल दिख भी रहा है तो हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद स्कूल में पहुंचिए, क्लासरूम में है, गार्डन्स स्कूल्स में होते नहीं आजकल। बहुत बड़े स्कूल्स होंगे तो गार्डन होते हैं जहां पर आपको जो है प्ले टाइम में या आपका जो है स्पोर्ट पीरियड है उसमें आप बाहर आते हो। तो भी आप मतलब कहने का मतलब है आजकल के समय में हम लोग प्रकृति से कहीं अनटच्ड होते जा रहे हैं, प्रकृति की उसके समीप नहीं है। लेकिन लेखक की जितनी गतिविधियां होती थी, चाहे खेलना हो, कूदना हो, स्कूल जाना हो, सब कुछ उनका प्रकृति के साथ में ही होता और रहता था। प्रश्न संख्या 6 है, बचपन में लेखक और उनके साथी ग्रीष्मावकाश किस प्रकार व्यतीत करते थे। अब देखिए क्या है, जैसे गर्मियों की छुट्टी में सभी बच्चों को हॉलिडे होमवर्क मिलता है तो उन लोगों को भी मिलता था, ठीक है। तो हॉलिडे होमवर्क तो अलग बात है, पहले तो खूब खेलना है, कूदना है, तालाब में नहाना, ये करना है। तो अक्सर क्या होता था, बच्चे पहले या तो अपने नानी के यहाँ चले जाते थे तो वहाँ मस्ती करते थे, वहाँ खूब इनकी मनमानी होती थी, सब कुछ होता था। मान लो अगर नानी के यहाँ नहीं गए तो अपने घर पे ही रहे तो आस पड़ोस में जैसे दोस्तों के साथ खेलना, नहाना, मिट्टी में लोटना, फिर से नहाना, ये सारे काम होते थे। अब बात करें अगर हम हॉलिडे वर्क की तो भैया करीबन 200 सवाल इन लोग को मिलते थे और उस समय जो समर वेकेशन होती थी वो भी करीबन 2 महीने की होती थी। तो 200 सवाल मिलते थे, पूरा समर वेकेशन मिल गया, बीत गया, पता चला 15 दिन बचे हैं। अब कैलकुलेशन लगना शुरू होता था कितने दिन में कितने सवाल करें कि आखिर तक जो है आपके सारे सवाल हल हो जाए। फिर उसके बाद होता था कि भाई कर लेते करते करते दिन बीत जाते थे, लेकिन ये लोग कोई काम हॉलिडे होमवर्क का नहीं होता था। अंत में ये होता था सवाल करने से अच्छा है स्कूल पहुंचेंगे, सर की मार खा लेंगे, छुट्टी। इस तरीके से इनका ग्रीष्मावकाश खेलते कूदते बीत जाया करता था। लेखक बताता है कि पुराने समय में साल के शुरू में केवल 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, यानी कि जब स्कूल शुरू होता था, फिर लगभग 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। मैंने जो अपने टाइम में देखा है, मेरे टाइम में हम लोग को 2 महीने का समर वेकेशन मिला करता था। छुट्टियां होते ही बच्चों में जो खुशी की लहर दौड़ जाती उसका अनुमान लगाना मुश्किल था। अवकाश शुरू होते ही लेखक अपनी माँ के साथ ननिहाल चला जाता, वहां नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, आवश्यकताओं से अधिक लाड़ प्यार मिलता, खूब मतलब अच्छे से प्यार मिलता। कभी जब ननिहाल नहीं जा पाता तो अपने घर के पास ही तालाब में घंटों धमा चौकड़ी मचाता, खूब खेलता कूदता, क्योंकि भाई नहीं मिला तो जैसे हमारे घर के आसपास है वैसे खेलते कूदते रहते। ऊंचे टीले से तालाब में कूदता, कभी रेत के टीलों पर चढ़ता, फिर तालाब के पानी में शरीर पर लगी रेत को साफ करता और यह कार्यक्रम घंटों चलता। ये नहीं कि भाई थोड़ी देर हुआ हो गया खत्म, नहीं, उसके आगे भी सेम मतलब ये इसी तरीके से पूरा दिन बीत जाया करता था। लेखक के कुछ मित्र तो तैरना भी अच्छी तरह जानते थे। कुछ लोग क्या तालाब में जो अच्छी तरीके से स्विमिंग कर लेते थे, क्योंकि भाई तालाब में के आसपास रहें तो आता ही होता ही था। लेखक भी उनकी तरह हाथ पैर मारकर तैरने का प्रयास करता। इस प्रयास में कई बार कोई मित्र डूबने की कगार पर पहुंच जाता, तब तैराक मित्रों की सहायता से उसे बाहर निकाला जाता और फिर भी ऐसी शरारतें बाल्यकाल में समाप्त नहीं हो सकी। यानी कि बच्चे ऐसा नहीं है कि भाई हम डूब रहे हैं या हमें चोट लग गई है तो हम ये शरारतें करना बंद कर दें, वो लोग ऐसा नहीं करते थे। इन शरारतों में मजा आता था और इस तरीके से पूरा समर वेकेशन ऐसी शरारतों के साथ बीत जाया करता था। क्वेश्चन नंबर है 7, बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों। पाठ में उसके बारे में क्या बताया गया है। तो एक था ना लड़का जो सर से, जिसका सर बहुत बड़ा था, सर से मारता था, ठीक है ना, तो उसे अपना नेता मानते थे। तो चलिए देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है। बचपन में लेखक और उसके साथी ओमा को अपना नेता मानते थे। तो ओमा
जिसका सर जो है उसके शरीर से बड़ा था और उसी टक्कर से वो जो है मारा करता था। सबको, किसी को मारना हो तो भी, कोई चीज़ हटानी हो, तोड़नी हो तो उसके बल पर किया करता था। क्योंकि जब छुट्टियां बिताने के बाद मास्टर जी के द्वारा दिया गया कार्य याद आता तो सभी चिंतित हो जाते कि भाई क्या हुआ, अब क्यों नेता मानते हैं, इसका रीज़न भी समझिए। क्योंकि वो लड़का जहाँ सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, वो कितना दिमागी तौर पे भी था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो कि ठीक है हम काम नहीं करेंगे, मास्टर जी से मार खा लेंगे, वही होता था। अब छुट्टियां में काम दिया जाता, अब काम तो हो नहीं पाया, पूरी छुट्टियां बीत गई, तो अब क्या किया जाए। जहां सब परेशान, अनेक प्रकार से जल्दी कार्य पूरा करने की योजना बनाते, तब ओमा की बातें याद आती। ओमा क्या कहता, ओमा की बातें याद आती। वह हमेशा कार्य पूरा करने की बजाय पिटाई को सस्ता सौदा मानता था। तो उसे लगता था कि अरे यार, काम में कौन इतना टाइम दे, मास्टर जी मारेंगे, कितना मारेंगे, एक मारेंगे, दो मारेंगे, वो मार खा लेंगे, वो ज़्यादा आसान है, काम करने से तो बेटर है कि मार खा लो। तो कहने का मतलब है वो शारीरिक तौर से जो है वो मार खा लेना ज़्यादा सही समझता था बनस्पत काम करने के, कि इतनी मानसिक मेहनत करी जाए। उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी बहादुरी दिखाने की लहर दौड़ जाती कि भाई ओमा अगर इस तरीके से कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। पाठ में उसके बारे में बताया गया है, उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग आदि तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी अलग थी। मतलब उसका बातें हो, जो कुछ हो, वो सब तो अलग है, लेकिन शक्ल सूरत भी अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर था, हांडी का मतलब क्या होता है, घड़ा, हंडिया होती ना, उसको घड़ा जितना सिर था, उसके ठिंगने शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूजा रखा हो। कहने का मतलब शरीर उसका छोटा सा ठिंगना था, मगर सर उसका काफ़ी उसके शरीर के बनस्पत काफ़ी बड़ा था। तो जैसे लगता था क्या, बिल्ली के बच्चे के शरीर पर एक तरबूजा जैसे रख दिया जाए, इस तरीके से उसकी कदकाठी लगती थी। इतने बड़े सिर से नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा भी अजीब था। सर बड़ा लेकिन आंखें बहुत छोटी छोटी सी, ठीक है। तो कैसे लगता था, बंदरिया का, बंदर का मुख कैसा होता है, देखो आप लोगों ने सभी उसको इमेजिन कर सकते हो। वह हाथ पांव से नहीं, हमेशा सिर से इतनी जोर से वार करता कि शक्तिशाली बालक भी पीड़ा से चिल्ला उठता। कहने का तात्पर्य है कि चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन वो अपने सर से वार करता था, उसके सर का वार इतना तेज रहता था कि जिसको भी वो मारता वो बेचारा दर्द से करहा उठता था, उसे इतनी तकलीफ हो जाती थी। उसके सिर की टक्कर को सभी रेल बम्बा कहते थे। रेल बम्बा क्यों कहा जाता था, रेल का जो इंजन होता है वो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। अब वो जब चोट मारता है तो जाहिर सी बात है चोट ज़्यादा तेज लगेगी, तो वही होता था उसके शरीर को। उसको रेल बम्बा क्यों कहते थे मारते, क्योंकि वो जब मारे तो चोट भी भयंकर लगा करती थी, इसीलिए उसकी चोट को बोलते थे रेल बम्बा, इतनी जोर से वो इम्पैक्ट देता था। प्रश्न संख्या 8 है, सपनों के से दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी की बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति क्या धारणा थी। जीवन मूल्यों के संदर्भ में उसके औचित्य पर अपने विचार लिखिए। तो शर्मा जी हेडमास्टर थे, ठीक है। उनके पढ़ाने का, समझाने का तरीका बाकी मास्टर से अलग था। जबकि उस समय की अगर हम पढ़ाई की पद्धति को देखें तो एक तो रटंत पद्धति थी कि जो आपको दिया गया वो आपको रटना है, रट कर नहीं आया तो टीचर आपकी पिटाई करते थे। पिटाई करने के एवज में बहुत शारीरिक दंड भी दिया जाता था। जैसे मान लीजिए धूप में खड़ा कर दिया गया, ग्राउंड के चक्कर लगा दिए गए, मुर्गा बना दिया गया, बहुत सारे ऐसे शारीरिक दंड दिए जाए, नहीं तो बेत से जो है हाथ पर मारा भी जाता था। तो ये कुछ ऐसे शारीरिक दंड होते थे। तो शर्मा जी ने एक बार जो है देख भी लिया था, जो क्या कहते हैं इनके टीचर थे उनको मारते हुए, तो उन्हें निलंबित भी कर दिया था, हटा दिया था, है ना। तो वो अपने घर में रहने लगे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि शर्मा जी यहाँ पर बच्चों को प्यार से समझा कर चीज़ों को पढ़ाने में यकीन करते थे बनिस्बत शारीरिक दंड देने के। तो एक तरीके से देखा जाए कि बच्चे का मन बहुत ही कोमल होता है, अगर उसे हम सही तरीके से प्यार से समझा सकते हैं तो बच्चे पर जल्दी असर करेगा। बनिस्बत मारने से बच्चा डरेगा, लेकिन एक लिमिट मार खा के उसकी ये भी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ उमा की हो गई थी कि ठीक है हम काम नहीं करेंगे, हम मार खा लेंगे। तो बच्चों में ये टेंडेंसी भी आ सकती है। तो ये तरीका अपने आप में आजकल तो स्कूलों में अपनाया जाता है, मारने को मारा तो बिल्कुल भी नहीं जाता है।
तो यहाँ पर चीज़ों को बताया जा रहा है कि बच्चों का मन बहुत ही नाजुक होता है, उनको अगर हम सही तरीके से समझाएं तो शायद वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो शर्मा जी हेडमास्टर थे वो इस तरीके के शारीरिक दंड देने वाले अध्यापकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। विद्यालय के हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का स्वभाव अत्यंत कोमल व स्नेह से भरा हुआ था। वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे और बच्चों को प्यार करने वाले थे। वे विद्यार्थियों को गलतियां होने पर भी कठोर दंड से बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे कि ठीक है, बच्चे हैं, गलतियां हो रही हैं, लेकिन हमें इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। भाई गलतियां किससे होती हैं? गलतियां वो व्यक्ति करता है जो चीज़ों में परफेक्ट नहीं होता। और हम कहेंगे परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। हर लेवल पर कोई ना कोई गलतियां हमसे भी होती हैं। हम भी इतने बड़े हैं, हमसे भी होती हैं, गलत हो जाती हैं चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उसके लिए इतना भयंकर दंड दिया जाए ये बिल्कुल सही नहीं है। अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्हें पीटी के अध्यापक प्रीतम चंद द्वारा चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को सजा दिए जाने पर उन्हें डांटते हुए विद्यालय से निलंबित कर दिया। 4th क्लास के बच्चों ने कुछ किया होगा, नहीं पढ़ा या जो कुछ भी था, तो उन्हें बहुत भयंकर शारीरिक दंड दिया गया। तो जब शर्मा जी ने देखा कि प्रीतम जी ने इतने छोटे छोटे बच्चों को ऐसा भयंकर दंड दिया है, तो फिर उन्होंने प्रीतम चंद जी को डांट कर वहाँ से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। उनके अनुसार विद्यार्थियों के साथ सजा के माध्यम से किया जाने वाला बर्बरतापूर्ण व्यवहार पूर्णतः अनुचित है। इस तरीके का व्यवहार बहुत ही गलत होता है। हेडमास्टर शर्मा जी का विद्यार्थियों को सजा न देने का सिद्धांत शिक्षार्थी के संबंध को दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है कि नहीं, इसी तरीके के संबंध होने चाहिए और ये संबंध मजबूत होते हैं। साथ ही विद्यार्थी विद्यालय में विद्यार्जन के लिए आता है, यानी कि नॉलेज प्राप्त करने के लिए आता है। यदि उन्हें वहां अध्यापकों द्वारा दंडित किया जाएगा तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी बाधक बनकर सामने आएगा। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी वहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, विद्या लेने आते हैं। अगर हम उन्हें इस तरीके का दंड देंगे तो बच्चों का मन इस विद्यालय में आने का नहीं करेगा, जिसकी वजह से उनके विद्यार्जन में बाधा आएगी, अर्थात उनके विद्या जो वो लेने आ रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए इस तरीके के शारीरिक दंड के वो बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप मास्टर प्रीतम चंद के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार को लिया जा सकता है। विद्यार्थी प्रीतम चंद से बहुत डरते थे कि नहीं डरते थे, जो सदैव उनसे भयभीत रहा करते थे और उनके निलंबित होने के उपरांत भी फारसी की घंटी बजते ही उनके चेहरे पर डर से मुरझा जाया करते थे। मतलब कि जब हेडमास्टर जी ने प्रीतम चंद जी को निलंबित कर दिया, स्कूल से निकाल दिया, ये बात सारे बच्चे जानते थे, लेकिन जैसे ही घंटी बजी और फारसी का पीरियड आया, कि यानी कि प्रीतम चंद जी के सब्जेक्ट का आया, घंटी बजने के बाद ये जानते हुए कि अब वो इस कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है, उसके बावजूद बच्चे जो है डर से सहम जाया करते थे। तो ये एक उदाहरण है कि बच्चों के अंदर ऐसे टीचर्स का डर कैसे समा जाता है, बैठ जाता है, तब वो डरने लगते हैं, तब वो खुलकर जिस काम के लिए स्कूल आ रहे हैं, इतनी नॉलेज लेने के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। अतः विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर पीटने वाले अध्यापकों के प्रति हेडमास्टर शर्मा जी का व्यवहार पूर्ण रूप से उचित एवं सराहनीय है। अपने आसपास के लोगों से हम अपने माता पिता के व्यवहार में भी अंतर पाते हैं। बिल्कुल सही है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है कि हमारे माता पिता के व्यवहार और आसपास के लोगों के व्यवहार में फर्क। जहाँ माँ हमें प्रेम व स्नेह से रखती है, हमारी गलतियों पर भी ये नहीं डांटती, वहीं पिताजी द्वारा डांटने भर से ही भय लगने लगता है और हम या तो छिप जाते हैं या भाग खड़े होते हैं। देखिए ये होता है। अब इसे आप किसी भी के साथ देखिए, आपको माँ से ज़्यादा डर लगता है, पिता से ज़्यादा प्यार है, या माँ से प्यार है, पिता से डर है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब कोई हमें डांटता या डपटता है तो एक डर हमारे लिए उसके मन में बैठ जाता है ना, कि वो व्यक्ति आने वाला है, वो करने वाला है। तो वो डर जो है हमें कहीं ना कहीं किसी काम को करने से रोकता है, चाहे हमें गलत काम करने से ही रोके, पर रोकता है।
ठीक है, और जिसे हम प्यार करते हैं वो उसके सामने हम हर तरीके की बात को शेयर करना फ्रीली करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि टीचर्स को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उनके सामने खुलकर व्यवहार करें, अगर उनमें कोई खामियां हैं तो टीचर्स उनको सुधार सकें। प्रश्न संख्या 9 है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं। आप भी अब तक के अपने स्कूली जीवन की घटनाओं में से ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जो आपके जीवन को नैतिक मूल्यों के प्रति मोड़ने में प्रेरक सिद्ध हुई। अब हम सभी की, भाई अभी तो आप लोगों का बचपना चल ही रहा है, लेकिन हमारा बचपना बीता तो टाइम हो गया, लेकिन हम अभी भी अपने बचपन की वो दिन याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, खुलकर लाइफ जियो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। तो आप अभी तक, जैसे आप अभी क्या हो, क्लास 10th में हो, तो अभी आपके जीवन में, अभी तक के बीते जीवन में कोई ऐसी घटना है जो आपको नैतिक मूल्यों के प्रति, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, जीवन जीने के जो सही तरीके होते हैं उन्हीं को हम नैतिक मूल्य कहते हैं, हाँ, तो उनके प्रति प्रेरक सिद्ध हुई हूँ, वो आपको बतानी है। तो किस तरीके से अब आपके जीवन में, अब भाई आप लोगों, सभी लोगों के जीवन में अलग अलग तरह की घटनाएं घटित हुई होंगी, ठीक है, आप लोगों को वो बहुत इंस्पायर करी होंगी, तो उन्हें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन कैसे लिख सकते हो ये मैं बता सकती हूँ। घटनाएं जो आपके साथ घटित हुई हैं वही आपको लिखनी है, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग कैसे। देखिए क्या है, वास्तव में बचपन की अनेक यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं। इनमें से कई घटनाएं तो इतनी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होती हैं जो हमारे जीवन को ही एक नई दिशा प्रदान कर देती हैं, यानी कि हमारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आती हैं। मेरे जीवन में घटी एक घटना ने जीवन के प्रति मेरी सोच को ही परिवर्तित कर दिया। जब मैं काफ़ी छोटा था तो अपनी कक्षा में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की बहुत हंसी उड़ाया करता था। अब गरीब बच्चे इन सेंस जिनके पास अच्छी किताबें नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, बैग्स नहीं हैं, उनके लिए उनकी पुरानी पुस्तकों एवं पुस्तिकाओं को लेकर उन्हें खूब चिढ़ाया करता, और इस दौरान मैंने कभी इस गलती को महसूस ही नहीं किया कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। इस चीज़ का मुझे कभी खुद भी एहसास नहीं हुआ। इसी बीच एक बार मेरे पिताजी किसी वजह से अपने कार्यालय से निलंबित कर दिए गए, मतलब उन्हें हटा दिया गया। घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, यानी कि घर में अब पैसे की कमी आने लगी। पैसे की अत्यधिक कमी होने के कारण अगले वर्ष की कक्षा में जाने पर मुझे भी पुरानी पुस्तकें ही खरीदनी पड़ी, यानी कि अब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि भाई मैं नई किताबें खरीद सकता, तो क्या हुआ, मुझे पुरानी किताबें ही खरीदनी पड़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि किसी भी आर्थिक मजबूरी का मजाक उड़ाना कितना गलत है, और मैं ये भारी गलती लगातार कुछ वर्षों तक करता रहा। ठीक है, तब जब मैं खुद इस सिचुएशन में पड़ा तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो मैं अभी तक करता आ रहा था वो कितना गलत था। मैंने अपनी कक्षा के ऐसे सभी पुराने साथियों से अपनी इस गलती के लिए दिल से क्षमा मांगी कि मैं जो अभी तक करता आया वो गलत था। उस दिन से मेरे जीवन में एक बड़ा भारी नैतिक परिवर्तन हुआ और मेरा हृदय गरीब व्यक्तियों के प्रति हमेशा के लिए सहानुभूति से भर गया। तो नैतिक मूल्यों का मतलब तो अभी तक आपको समझ में आ चुका हो, क्योंकि अब तक हमने कई चैप्टर्स में बता दिया। हम एक इंसान होते हुए, हम मनुष्य हैं, तो हमें अपनी मनुष्यता को कायम रखते हुए व्यवहार करना है। किसी को, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, बुरा नहीं कहना, ईर्ष्या नहीं करना, किसी के साथ गलत कार्य नहीं करना, ये सभी नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी, आंसर में भी बताया गया कि एक बच्चा किस तरीके से दूसरे की गरीबी का मजाक उड़ाता था, लेकिन अब किसी की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाना तो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर कब ये सिचुएशन आएगी ये हम नहीं कह सकते। लेकिन वो बच्चा ये गलती कर रहा था, भगवान ने ये चीज़ देखी और उसे इस चीज़ के बारे में समझाने के लिए एक छोटा सा झटका उसे अपनी लाइफ में मिला ज़रूर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे दूसरे के दिल को ठेस पहुँचे या तकलीफ हो। तो अगर आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है कि जहाँ पर आपने अपने जीवन के द्वारा ये सीखा हो कि कुछ हमने गलत किया था, एहसास हुआ हो, तो उसे आप इस आंसर में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या है 10।
लेखक को किसके सहारे अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी? आप गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए विद्यालयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, लेखक की हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उनका पढ़ाई जारी रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उनके हेडमास्टर जो शर्मा जी थे, वो मेन एक काम कर लिया करते थे कि उन्हें जब वो नई क्लास में पहुँचते लेखक, तो उन्हें किसी बच्चे की पुरानी किताबें ला के दे दिया करते थे, जिससे किताबें खरीदने के खर्च का बोझ उनके पेरेंट्स पे नहीं पड़ता था। तो इस तरीके से शर्मा जी की वजह से उनकी पढ़ाई जारी रह सकी। लेकिन जो है ना, अब हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई जारी रखने के लिए गरीब बच्चों को बहुत परेशानी होती है। ठीक है, अब ये किस तरीके से हो सकता है? तो इसके लिए स्कूल्स को में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ डोनेशन प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब कुछ आप क्या सुझाव दे सकते हैं? तो मेरे हिसाब से जो मैं जिन स्कूल्स में कनेक्टेड हूँ, मैं देखती हूँ कि वहाँ पर ऐसे ईयर एंड में होते हैं जहाँ पर आप कपड़े हैं, टाई बेल्ट्स हैं, स्वेटर हैं, जो बच्चों के छोटे हो जाते हैं, किताबें पुरानी हो जाती हैं, इन सब को डोनेट किया जाता है। इसके अलावा गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी में भी बुक्स की अरेंजमेंट होती है कि जैसे बहुत सारी, जैसे स्कूल की बुक्स तो हम लोग को मिल जाती हैं, गरीब बच्चों को डोनेशन के लिए दे दी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लाइब्रेरी में भी इन बच्चों को जो है फ्री बुक्स अवेलेबल कराई जाती हैं कि वो पढ़ सकें, अच्छे से कर सकें। इसके अलावा फ़ीस की भी माफ़ी होती है, ये भी एक सरकार के द्वारा भी ऐसा बहुत सारे कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, और नहीं तो स्कूल्स भी ऐसा करते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, उनकी फ़ीस में कुछ कंसेशन होता है। बहुत तरीके की चीज़ें ऐसी करी जा सकती हैं। देखिए क्या है, लेखक गुरदयाल सिंह के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे शिक्षा पर अधिक धन खर्च नहीं कर सकते थे। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर शर्मा जी ही किसी समृद्ध परिवार के बच्चे की किताबें लाकर दे दिया करते थे। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात की मुश्किल में 1 रुपया वर्ष भर का खर्च आता था। तो कहने का मतलब था, भाई पहले जैसे हम लोग को पेन मिल जाता नहीं हो, तो पहले वो इंक पॉट्स आते थे, उसमें डिप कर करके लिखना होता था। तो वो स्याही है, पेन है, पेंसिल है, इन सब में पूरे साल भर में 1 रुपये का खर्च आता था। तब 1 रुपये का भी बहुत महत्व होता था। आज आप बोलोगे मैम 1 रुपये में तो आजकल एक पेन आता नहीं है, लेकिन उस समय 1 रुपये बहुत हुआ करता था। लेखक को हेडमास्टर शर्मा जी का सहारा न मिलता तो वे भी अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। तो शर्मा जी की वजह से वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि स्कूलों को क्या सुझाव देंगे आप इस बारे में? गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए पुस्तकों, कॉपियों और पुरानी या सस्ती वेशभूषा आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। वेशभूषा मतलब ड्रेस। अब जैसे हम लोग के बच्चे हैं, बढ़ते हैं, ड्रेस छोटी हो जाती है, लेकिन फटती तो है नहीं, कहाँ फटती, ख़राब तो होती नहीं, तो वो ड्रेस हम क्या है, डोनेट कर दें। शूज़ छोटे हो जाते हैं, वो डोनेट कर दीजिए ताकि गरीब बच्चों को मिल जाए। वैसे वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों में बालकों के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। जैसे मैंने बोला था कि सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके दौरान बच्चों को फ्री शिक्षा मिल सके, जिसमें इवन अब खाना भी, बच्चों के टिफ़िन का भी, जो मिड डे मील का जो प्रोविज़न है, वो भी बच्चों को फ्री मिलता है सरकार के द्वारा ही। विद्यालय की ओर से माता पिता को जागरूक बनाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए, जिससे वे शिक्षा को बोझ न समझकर उसके महत्व को पहचानें। गरीब बालकों के लिए विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए, यानी इसकी स्कॉलरशिप। बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिससे बालकों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए। यदि विद्यालय की ओर से इस प्रकार के सार्थक प्रयास किए जाएं तो गरीब बच्चे अवश्य पढ़ सकेंगे। हम ये कहते हैं कि ये सुझाव आजकल मैक्सिमम स्कूलों में फॉलो किए जाते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, खाने से लेकर कपड़े से, किताबें, उनकी फ़ीस, इन सब में उनके लिए कंसेशन या जहाँ तक स्कूल से हो सकता है वो फ्री भी प्रोवाइड करते हैं। इवन वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके बच्चों को भी फ्री एजुकेशन दी जाती है। ये भी हमने कई स्कूलों में देखा है।
ठीक है। जैसे होता है ना कि बहुत सारी जो दीदी और आया लोग होते हैं, चपरासी हैं या बस ड्राइवर हैं, उन सब के बच्चे भी उसी स्कूल में फ्री एजुकेशन ले रहे होते हैं। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और खेल कूद को समय बर्बादी का कारण बताते हैं। क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं, स्पष्ट कीजिए। जैसी कि एक सूक्ति है, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ठीक है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ये बहुत पुराने समय की सोच है, लेकिन आज इस सोच में फर्क आया है। देखिए, हर चीज अपने सही प्रोपोर्शन में करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये कहें कि बच्चा पूरा दिन खेलता रहे तो खराब होगा। कुछ समय पढ़ाई के लिए है, कुछ समय खेल के लिए है, क्योंकि जहां पढ़ना हमारे आगे भविष्य के लिए जरूरी होता है, वहीं खेलना हमारे शरीर के लिए और मानसिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन कभी भी पढ़ाई में लग ही नहीं पाएगा। अब हर समय पढ़ते रहना किसी के लिए भी मुश्किल है ना। अब हर समय 24 घंटे बच्चा पढ़ता रहे तो ज़रूरी नहीं। तो खेलने कूदने से शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, उससे पढ़ाई पर असर ये पड़ता है कि बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता है। और पहले के समय में और आज के समय में ये फ़र्क आया है कि ये देखा गया कि पहले स्कूल्स में 8 से 9 पीरियड लगते थे। इन पीरियड्स में कभी भी आपको एक भी स्पोर्ट्स पीरियड प्रोवाइड नहीं कराया जाता था, ऐसा हुआ करता था सब कुछ। लेकिन आज क्या है, अगर आपके 9 पीरियड्स लग रहे हैं तो आपके उन 9 पीरियड्स में या 8 पीरियड्स में से 2 पीरियड्स तो आपके एक्टिविटी पीरियड्स होते हैं, जिनमें एक स्पोर्ट्स पीरियड होगा, तो कुछ आपके कल्चर एक्टिविटीज़ से संबंधित, डांस हो आपका या म्यूज़िक हो या क्राफ्ट हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रहता है, ताकि आप क्रिएटिव भी रहें और आप जो है कहीं ना कहीं आपका शरीर भी स्वस्थ रहे आपके स्पोर्ट्स में को लेकर। तो ये आजकल के समय में काफ़ी बदलाव आया, तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सहमत हैं कि पढ़ाई के साथ खेलना कूदना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे लिखते हैं। हमारे समाज में हमेशा से एक धारणा बनी हुई है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये बात बहुत पहले से कही जाती रही है। हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों की इतनी चिंता होती है कि वे खेल कूद को समय बर्बादी का कारण मान लेते हैं। ठीक है, अगर एज अ पेरेंट्स मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी बेटी से सबसे पहले ये चीज़ कहती हूँ, पूरा दिन पढ़ लिया लेकिन शाम से 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उसका खेलने का समय है और वो बाहर जाकर खेलती है। उस दौरान हम नहीं चाहते कि वो टीवी में रहे या घर के अंदर बैठी रहे, कुछ भी करे। वेदर चाहे जैसा हो वो बाहर जाकर खेले, इवन बारिश में भी वो बाहर जाकर खेले, हमें कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ये शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, शरीर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए बदलते वेदर में अपने आप को, अब कहीं ज़्यादा ठंड है तो बच्चा घर में रहे, नहीं, वो उसके शरीर को कमज़ोर करेगा, क्योंकि वो वेदर के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करना नहीं सीख रहा है ना। तो वेदर कोई भी हो, आपका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, लेकिन अब ये भी नहीं है कि आपको अगर 8 बजे तक का समय दिया गया है तो आप 10 बजे तक घर के बाहर हो, ये नहीं। जो टाइम डिसाइडेड है उस टाइम पे आप वापस घर आ जाइए। मान लेते हैं और बच्चों को दिन रात किताबों के तले दबे रहने को प्रोत्साहन देते हैं, परंतु मैं इस तर्क से पूर्ण रूप से असहमत प्रकट करता हूँ। खेल कूद भी शिक्षा प्राप्ति का एक अप्रत्यक्ष रूप है, यानी कि खेल कूद से भी हम बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। खेल कूद से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। खेल कूद विद्यार्थी को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की तरकीबें सिखाता है, यानी कि जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हम क्या करें। तो देखिए क्या होता है ना, जब हम खेलते हैं हमें टीम स्पिरिट आती है कि हम सबके साथ कैसे कर सकते हैं। अगर आप टीम को लीड कर रहे हो तो लीड करना सीखते हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में आप फंस जाते हो, वहाँ से कैसे निकलना है। तो एक तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें हमें खेल के ज़रिए पता चलती हैं।
खेल कूद से बच्चों में अनुशासन की वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी खेल हो उसके अपने कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत ही वो खेल खेला जाता है। तो बच्चा जब उस अनुशासन में रहना सीख जाता है तो लाइफ में भी उसके अनुशासन आता है। खेल कूद के माध्यम से विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है और शरीर को स्वस्थ एवं मजबूती प्रदान करने का एकमात्र साधन है खेल कूद। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक अभिभावक का अपने बच्चों के प्रति एक कर्तव्य होना चाहिए कि वे उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद का अवसर से वंचित ना करें। ध्यान रखिए, पढ़ने का समय है तो पढ़िए, खेलने का समय है खेलिए, लेकिन पूरा टाइम खेलते रहिए तो भी गलत है और अगर पूरे टाइम पढ़ते रहिए तो भी गलत है। दोनों ही चीज़ें बराबर प्रोपोर्शन में करनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्स टाइम आता है तो उस दौरान भी आप अपने खेलने जाओ, क्योंकि माइंड को फ्रेश करना ज़रूरी है, तभी आप पढ़ सकते हो। तो टाइम ड्यूरेशन कम कर दो, खेलने का ड्यूरेशन कम कर दो, क्योंकि उस समय पढ़ना हमें ज़्यादा होता है। मगर ये कहो कि बिल्कुल भी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए खेलो नहीं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि आप अच्छा पढ़ो तो उसके लिए कहते ना कि भाई एक गिलास है, गिलास में हमने पूरा लेवल तक पानी भर लिया है, अब जब तक उसको हम पी के खाली नहीं करेंगे तब तक उसमें हम और पानी नहीं डाल सकते। उसी तरीके से पढ़ते पढ़ते एक लिमिट ऐसा आता है कि दिमाग में कुछ भी घुसना बंद हो जाता है। तो ज़रूरी है कि उस दिमाग को खाली करें। तो उसको खाली करने के लिए मतलब ये नहीं है कि जो याद किया है उसे भूलना है। कहने का मतलब है अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश कीजिए ताकि उसमें आगे पढ़ा हुआ फिर से जा सके। ठीक है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि जब पढ़ने का समय है तो पढ़िए, एग्ज़ाम्स के दौरान है, लेकिन अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए खेलना ज़रूरी हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, वर्तमान में विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन को देखते हुए मास्टर प्रीतम चंद जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है। इस कथन से सहमति या असहमति के संबंध में अपने तर्क सम्मत विचार लिखिए। ये तो बात हम सही कह रहे हैं कि आजकल के समय में बच्चों में या विद्यार्थियों में इनडिसिप्लिन, जो एक अनुशासनहीनता है, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन हम ये कहें कि प्रीतम चंद जैसे अध्यापकों की ज़रूरत है तो बिल्कुल नहीं। शारीरिक दंड कहीं पर भी आपको सही करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। आपको बच्चे को अगर सिखाना है तो उसके कहते हैं ना काउंसलिंग, आजकल बहुत सारे स्कूलों में काउंसलर होते हैं, आप काउंसलर्स के पास मत जाइए, काउंसलिंग नहीं कीजिए, लेकिन पेरेंट्स या टीचर्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से बच्चों को लेना चाहिए, समझाना चाहिए कि वो समझ सकें कि किसी के साथ किया गया गलत व्यवहार खुद उनके साथ भी गलत हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हम ये चाहते हैं कि सभी हमसे प्रेम से, बड़े अच्छे से बात करें, तो बहुत ये ज़रूरी है कि हम भी दूसरे से उतना ही अच्छा व्यवहार करें। तो ये बात बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, मगर दंड विधान से समझाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है? मास्टर प्रीतम चंद, जिन्हें पीटी सर भी कहा जाता है, का व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत कठोर होता था। वे मोटे बूट पहनते थे जिनकी ठक ठक की आवाज़ बच्चों के कोमल हृदय में भय पैदा करती थी। वे बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए सख्त सजाएं देते थे। वे चमड़ी उधेड़ने, खाल खींचने जैसे जुमलों का अक्सर प्रयोग किया करते थे। मतलब वो इतने सख्त थे कि उनके जो बात वो कहते थे बच्चे उसी से डर जाया करते थे। बच्चों को सजा देते समय वो क्रूरता की हद तक पहुंच जाते थे। वे चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चों द्वारा रूप ना याद करने पे, यानी कि वो जो शब्द रूप या धातु रूप होते हैं ना, दिए जाते हैं संस्कृत में, वो फारसी में भी होते हैं, तो वो याद नहीं करने पर कक्षा के सारे बच्चों को मुर्गा बनाने की सजा दी गई। ठीक है? इस तरह का व्यवहार बच्चों के कोमल मन और मस्तिष्क पर बुरा असर डालता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह का व्यवहार करोगे तो एक तो पहली बात है कि पढ़ाई से उनका मन हट जाएगा। दूसरा, वो जो क्रूरता आप उनके साथ दिखा रहे हो वो क्रूरता खुद उनके अंदर बैठेगी, तो जाहिर सी बात है ये वो किसी और के ऊपर ऐसी क्रूरता निकालेंगे, तो जो कि सही नहीं है। अतः मैं इस कथन से असहमत हूँ कि वर्तमान में विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता को देखते हुए मास्टर प्रीतम चंद जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसे अध्यापकों की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के मन में कहीं ना कहीं भय और डर को बैठा देती है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को समझा कर वो काम किया जा सकता है।
प्रश्न संख्या 13 है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए कि विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों के विकास हेतु शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है। हमारे जीवन में बहुत सारे नैतिक मूल्य तो मैं समझा चुकी हूँ अभी तक आपको कई बार, तो मैं नैतिक मूल्यों में जो कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, अब गिरावट कैसे आ रही है आप अपने आसपास इस चीज़ को देख सकते हो। आप खुद भी एक स्टूडेंट हो और आपके आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। टीचर्स की रिस्पेक्ट हो, उनसे व्यवहार हो, उनका आदर सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति व्यवहार हो, माता पिता के प्रति व्यवहार हो, बाकी बड़े लोगों के से व्यवहार करने का तरीका हो, कहीं ना कहीं इन सब में जो है गिरावट आई है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रोविजन किया जा सकता है। तो ये इसमें क्या लिखा है वो तो बताती हूँ मैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को लाइफ की रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो नैतिक मूल्यों से भटकते जा रहे हैं। अब इन नैतिक मूल्यों के घटने का सबसे बड़ा कारण है आजकल के जो व्यस्त जीवन शैली है माता पिता की, और उसके रहते फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एकल फैमिली हो गई हैं। तो बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं रहती ना, तो वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो ये बच्चों की मिस्टेक नहीं है कि बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, आजकल की जीवन शैली की वजह से ऐसा हो रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था में एक सिंपल सा एक चीज़ है कि बच्चों को जो हम लोग टूर, फील्ड टूर्स पे ले जाते हैं ना, तो कम से कम हर क्लास के बच्चों का एक टूर किसी वृद्धाश्रम में या किसी अनाथालय में ज़रूर लगना चाहिए, ताकि उन्हें जीवन की रियलिटी के बारे में अंदाज़ा हो कि जीवन का एक फेज़ ये भी होता है। तो जब वो इस सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी तक वो सारी चीज़ें जो देखते आए वो मटेरियलिस्टिक लाइफ देखते आए, उन्होंने लाइफ की रियलिटी को नहीं देखा है। तो अगर हम ये कहें कि ये मेरी अपनी एक थॉट है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये किया जाए तो वो कहीं ना कहीं लाइफ की रियलिटी को समझ पाएंगे, हर स्टेज को समझ पाएंगे कि एक बचपन जहाँ पे पेरेंट्स का साया नहीं होता वो कैसा होता है, बुज़ुर्ग माँ बाप जिनसे परिवार छूट जाते हैं या हम जिन बुज़ुर्गों के साथ नहीं रहे उनकी क्या हालत होती है। ये लाइफ कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों के विकास हेतु शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रयोगवादी बनना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे प्रयोग करने पड़ेंगे। इसमें शिक्षा बाल केंद्रित होती है और अनुशासन लचीला होता है। बच्चों, अब इसमें क्या होगा, इसमें शिक्षा बाल केंद्रित, बाल यानी कि बच्चों पर केंद्रित होगी, बच्चों। ठीक है, यह प्रयोग विद्यार्थी का करके सीखना, यानी कि लर्निंग टू डू, यानी कि करके सीखना। कोई चीज़ अगर तुम्हें चाहिए तो तुम करो और सीखो। आजकल हर चीज़ क्या है ना, पका पकाया मिल जाता है बच्चों को, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे अब आजकल प्रेस है, आपको कपड़े प्रेस किए मिल गए, बूट पॉलिश किए हुए मिल गए, नहीं, अपने आप करो, अपना बैग खुद लगाओ, अपना होमवर्क खुद करो, अपना दिमाग खुद दौड़ाओ, सब करो। तो वो जो होता है ना करा कराया मिल जाना है, वो सारी चीज़ें हटानी है, खुद करिए, खुद सीखिए। वो चीज़ है कि सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस पद्धति में अनुशासन बनाए रखने के लिए शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, बल्कि विद्यार्थी को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिसे वह रुचिपूर्वक तथा लगन के साथ पूरा करता है। देखिए, अब मैं इस पद्धति को मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। जैसे मेरी डॉटर है, कभी उसने कुछ गलत किया जो उसे नहीं करना चाहिए, किसी के साथ व्यवहार है या कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, सपोज 2-3 दिन पहले उसको जो खेलने का टाइम 6 to 8 था वो 8:30 पे आई, तो उसके लिए एक छोटी सी पनिशमेंट मैंने सोच ली कि मैंने कहा हाफ एन आवर कैसे गलती इसने करी कि आधा घंटा घड़ी बांध कर गई, उसके बाद भी आधा घंटा उसे टाइम का अंदाज़ा रहना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा अब तुम्हें ये करना है कि तुम अपने कल का लंच, यानी कि स्कूल ले जाने के लिए जो तुम्हें लंच बॉक्स मैं देती हूँ प्रिपेयर करके, वो तुम्हें खुद को बनाना है। अब उसके तो भाई किचन में कुछ करती नहीं, तो उसके तो हाथ पांव फूल गए, मम्मी मैं मैगी बना लूँगी, मैगी बना ली। तो मैंने कहा नहीं, मैगी तो नहीं जाना है, अब क्या करना है।
तो मैंने कहा ठीक है, सुबह तुम्हारे पास समय नहीं रहता, तुम अभी रात में इस चीज़ की प्रिपरेशन करोगी। उससे मैंने सारी वेजिटेबल्स कटवाई कि मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे टिफ़िन के लिए जो भी तुम्हें सब्जी ले जानी है खुद फ्रिज से निकालो, खुद काटो, ठीक है। मैंने बनवाई, मैंने कहा बनाओ कैसे, मैं बताती जा रही हूँ, बनाते जाओ और जैसा बनाओगी वैसा ही खुद लेकर जाओगी। और उसने किया। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हाँ, मम्मी को सुबह ये सारा काम करने में कितना टाइम लगता है जो मुझे करा कराया टिफ़िन में मिल जाता है। तो उसे यहाँ पर 2 चीज़ों का एहसास हुआ। पहला तो मुझे अपने समय को लेकर पाबंद रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़, मम्मी जो काम कर रही हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपनी लाइफ में खुद करके देखिए, जो चीज़ें आपको करके मिल रही हैं वो इतनी आसान नहीं है, उसको करने के लिए समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो ये पद्धति यहाँ पर बताई गई है, दे जिससे वह रुचि पूर्वक तथा लगन के साथ पूरा करता है। यही कारण है कि वह अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करता, यानी कि फिर वो इनडिसिप्लिन नहीं होने पाएगा, ठीक है। इस पद्धति में विद्यार्थियों को महान व्यक्तित्व वाले इंसान से रूबरू भी कराया जाता है, यानी कि कोई ऐसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, आजकल स्कूल्स में ये होता है, बहुत सारे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आती हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, उनसे इंट्रैक्शन भी होता है, जिससे प्रेरित होकर वह स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करता है। इस प्रणाली में बालक या विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु होते हैं, यानी कि बच्चे को हमें कैसी चीज़ें सिखानी है ये सेंटर में रहता है। इस प्रणाली में बालक व विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु होते हैं और शिक्षक उसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक यहाँ खुद करके नहीं देगा, वो सिर्फ आपको मार्ग दिखाएगा। यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य मित्र जैसा संबंध स्थापित होता है। इसी कारण विद्यार्थी बेझिझक अपनी समस्याओं को शिक्षक के मध्य रखता है और शिक्षक उन समस्याओं का समाधान निकालता है। अतः कहा जाना चाहिए कि परंपरावादी शिक्षा प्रणाली में दोषों से मुक्ति प्रयोगवादी शिक्षा प्रणाली द्वारा संभव है और व्यवस्था द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव है। आजकल स्कूल्स में धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, जहाँ पर बच्चों को खुद करके सीखना, अब साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट हो, आपका जो है आजकल एआई के थ्रू चीज़ों को करना हो, रोबोटिक्स हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब स्कूल्स में करी जा रही हैं कि बच्चे खुद करके सीखें, करें। इवन हमने देखा कि बहुत जगह बच्चों को फायरलेस कुकिंग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको फायरलेस कुकिंग सिखाई जा रही है, कैसे आप कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में एक वर्कशॉप लगी थी जहाँ पर कुम्हार जो बर्तन बनाता है चाक पर, बच्चों ने वो बर्तन बनाए। बनाने के बाद उनको अपने उनके घर भी ले जाने दिया गया। जब वो सूख वगैरह गए तो बच्चों से पेंट करवाया गया। जिस बच्चे ने जैसा बनाया था वो अपने अपने घर लेकर गए, उसे रखा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उनकी वैल्यू समझाना ज़रूरी है बच्चों को, तभी उनके अंदर वो अनुशासन आ पाएगा। ये आजकल की ये प्रयोगवादी शिक्षा पद्धति के लिए ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उनकी समर वेकेशन जो है वो पूरा टाइम खेलते बीतते बीत जाती। जब कुछ दिन बचते तो उन्हें याद आता कि भाई 200 मैथ्स में क्वेश्चंस मिले हुए हैं, 200 उन्हें करने हैं। अब उसके लिए योजनाएं बनती और आखिरी तक वो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या आप ऐसी कुछ योजनाएं बनाते हैं, ठीक है, और क्या ये योजनाएं उनकी योजनाओं से मेल खाती हैं या कभी आपकी पूरी भी होती हैं या नहीं होती है, ठीक है। तो आपने अगर कभी ऐसी योजनाएं बनाई हैं तो उन्हें आपको यहाँ लिखना है। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल की छुट्टियों का मजा यूं ही जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन छुट्टियों में मिले काम को पूरा करना भी जरूरी होता था। यदि छुट्टियों का काम पूरा किए बगैर स्कूल जाता तो शिक्षकों द्वारा पिटाई होने का भय था। इस कारण उन कामों को पूरा करने की योजना बनाना जरूरी था कि भाई 200 क्वेश्चंस हैं किस सीजन में, 20 दिन बचे हैं, 10 क्वेश्चन अगर हम पर डे करते हैं तो 200 हो जाएंगे, है ना। लगाता कि गणित के शिक्षक ने 200 से कम सवाल हल करने को नहीं दिए होंगे। 10 सवाल रोज निकालने पर भी 20 दिनों में यह कार्य पूरा हो सकेगा। ऐसा वह तब तक सोचना शुरू करता
जब छुट्टियों के समाप्त होने में 1 महीना शेष बचता। अगले 10 दिन खेल कूद में बीत जाते, तब पिटाई का भय और बढ़ जाता कि भाई अब काम करके नहीं जाएंगे, अब तो और पिटाई पड़ेगी। पिटाई के भय को दूर करने के लिए 10 की बजाय 15 सवाल रोज निकालने की योजना बनती। चलो 10 की बजाय 15 सवाल। ऐसी योजना बनाने के बाद छुट्टियां कम लगने लगती और समय तेजी से व्यतीत हो जाता। लेखक के बचपन के कई साथी ऐसा करते, जो सवाल करने के बदले शिक्षक की पिटाई को सस्ता सौदा मानते थे। मतलब योजनाएं बनती, अंत तक सवाल नहीं हो पाता और लास्ट में ये होता कि चलो भाई पिटाई खा ली जाए, वो ज़्यादा आसान है, सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता? छुट्टियों के पूरा हो जाने पर काम नहीं हो पाने की स्थिति में लेखक अपने सहपाठी ओमा की तरह बहादुर बनने की कल्पना करता। गृह कार्य के प्रति योजनाओं में हमारी और लेखक की योजनाएं मेल नहीं खाती। हम अपने गृह कार्य के प्रति सजग रहते हैं और छुट्टियों के प्रत्येक दिन हम गृह कार्य को पूरा करते हैं, जिससे गृह कार्य छुट्टियां खत्म होते होते पूर्ण हो जाता है और उसका आवश्यक भार भी नहीं पड़ता। तो देखिए, समर वेकेशन की जो भी आपकी छुट्टियां या विंटर वेकेशन जो कोई भी पड़ता है, हमेशा ये ध्यान रखिए छुट्टियां शुरू होने के पहले ही दिनों में आप अपने काम को ख़त्म कर दीजिए, ताकि बाद के दिनों में आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ना। आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है, तो आप इजी कर सकते हो। जैसे काम मिले ख़त्म करने का प्रयास किया करिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, सपनों के इसी दिन पाठ में अंग्रेजों द्वारा गांव के लोगों को सेना में भर्ती कराने के लिए नौटंकी का सहारा लिया गया। वर्तमान समय में प्रचार प्रसार के साधनों के तरीकों में क्या अंतर आया है? पहले इतने ज़्यादा जनसंचार के माध्यम नहीं थे। ठीक है, अखबार भी इतना नहीं चलता था, रेडियो होता था। तो भाई से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रिटिश सेना ने उसमें भारतीयों को भर्ती करने के लिए नौटंकी, हर गांव में नौटंकियां भेजे करती थी। नौटंकी में क्या होता था, एक्ट करके बताया जाता था कि भाई सेना के लोगों का जीवन कितना अच्छा होता है, कितना उन लोगों को सुविधाएं होती है, सब कुछ ये बताया जाता, ताकि लोग आकर्षित हो और सेना में भर्ती हो जाएं। आजकल के समय में भी लोगों को लुभाने के लिए ऐसी चीज़ें हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम यानी कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। उनको चीज़ें दिखाई जाती हैं ऐसी हैं, लीजिए, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें ऐसी नहीं निकलती है ना। तो आज भी पहले नौटंकी का सहारा लिया जाता था, आज एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाता है। ठीक है। सपनों के इसी दिन पाठ में अंग्रेज गांव के लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए नौटंकी का सहारा लिया करते थे, जिससे वह नौजवानों को फौज में भर्ती के लिए आकर्षित कर सके। वह फौजी जीवन की शान, शौकत, सुख सुविधाओं का वर्णन नौटंकी के माध्यम से किया करते थे। वर्तमान समय में प्रचार प्रसार के साधनों में सर्व प्रमुख साधन विज्ञापन है, या विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। ठीक है भाई, एडवर्टाइज करते हैं तभी तो लोग उसके हम प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं और फिर उनको लेते हैं। आज भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा नौजवान अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। पूरी जानकारी व सूचना उपलब्ध न होने के कारण तथा लुभावने वादों को देखकर व सुनकर उनके महत्व और उपयोगिता को जाने बिना कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। बात सही है, हमारे सामने प्रोडक्ट रखा जाता है, उसकी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन पीछे क्या है ये नहीं पता, हम उसको ले लेते हैं और अक्सर चीज़ें वैसी नहीं निकलती हैं। स्पष्टता प्रचार प्रसार का साधन कोई भी हो तथा वह चाहे प्राचीन हो या नवीन, सर्व प्रमुख बात यह है कि व्यक्ति को उचित अनुचित, अच्छे बुरे अंतर को समझकर अपना निर्णय लेना चाहिए। तो पुराने के समय में जब ये फौजी जो हैं जिस तरीके से उनमें सेना में भर्ती कराई जाती थी, तो ये तरीका गलत था, क्योंकि लुभाकर उनको द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बाहर भेज दिया गया था, तो सभी ने अपनी जानें गंवाई। तो एक तरीके से आप ये कहोगे उस समय भी इनको दिग्भ्रमित किया जा रहा था और आज भी इन विज्ञापन के प्रोडक्ट्स के जरिए दिग्भ्रमित किया जाता है। जब भी आपके सामने कोई प्रोडक्ट आए, उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में पता करिए और तब उसका लीजिए और उसे इस्तेमाल करिए। प्रश्न संख्या 16 है, सपनों के इसी दिन पाठ से पाठक को क्या संदेश मिलता है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इस पूरे पाठ में हमने कई चीज़ें सीखी समझी, बचपन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसे कैसे दिखेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वयं में गागर में सागर की भूमिका निभाता है, अर्थात इस छोटे से पाठ में हमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी गई है। इस पाठ के माध्यम से शिक्षा के मूल्यों,
जीवन में खेल कूद का स्थान, अनुशासन तथा बाल मन के उत्साह संबंधित चित्र को हमारे सम्मुख रखा गया है। अब देखिए, ये हमारे लाइफ के बहुत ही अहम पार्ट हैं जिन्हें इसमें निकाल कर रखा गया है। इस पाठ के माध्यम से रूढ़िगत शिक्षा प्रणाली के दोषों को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सुधारने का संदेश दिया गया है कि एक जो परंपरागत तरीका जो चला आ रहा है उसमें अब बदलाव की जरूरत है, और सही मायने में वो बदलाव अब शिक्षा प्रणाली में किया जा चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, और अभी भी हो रहा है। समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, तो उस परिवर्तन को करने की किया है। छात्रों को पढ़ाई व खेल कूद में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खेलना ही खेलना है, तो नतीजा क्या होता था, बाद में काम नहीं पूरा हुआ तो मास्टर की मान खानी है। आप खेलिए भी पढ़िए भी, दोनों का प्रोपोर्शन पूरी तरीके से लेकर चलिए, ताकि शिक्षा के प्रति उनकी रुचि कम ना हो। ज़्यादा आप खेलोगे तो फिर शिक्षा पढ़ने के प्रति आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इसी के साथ समाज में उपस्थित उन अभिभावकों को जो स्वयं कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, उनको शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है। आज सभी पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन की जो अहमियत है उसको समझते हैं, लेकिन पहले के समय में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो आज समझते हैं। रीज़न भी यही है कि इस पाठ के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश लेखक ने बहुत समय पहले की थी, जो आज हद तक सभी ने समझना शुरू कर दिया है कि पढ़ाई हम सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्रश्न संख्या 17 है। स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान समझने लगता था। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि विद्यालय जीवन में प्रशिक्षण व गतिविधियों की क्या उपयोगिता होती है। लेखक डेली स्कूल जाते थे, उनका जाने का कभी मन नहीं करता था, लेकिन जब ये स्काउट परेड्स होती थी तो उनका जाने का बड़ा मन करता था। प्रेस करी हुई कड़क यूनिफॉर्म, चमके हुए बूट, बढ़िया सा लेफ्ट राइट करना, तो उन्हें एक फौजी जवान का जो एक की फीलिंग आती थी कि मैं एक जवान हूँ, मैं एक फौज का आदमी हूँ, ऐसा होता था। तो ये चीज़ बताती है कि हमारी लाइफ में जो हमारे स्कूल में जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराती हैं। जैसे कि हमारी लाइफ में एक होते हैं जैसे क्राफ्ट एंड आर्ट होता है, तो हमें एक चित्रकार बनने के बारे में बताती है। वहीं हमारे यहाँ बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स होते हैं, वो उस स्पोर्ट्स में हमें एक अगर हम उसमें अच्छा करते हैं तो हमें वहाँ पर महत्वपूर्ण होना सिखाती हैं। तो इस तरीके से ये गतिविधियाँ हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं, ताकि हम अपने आगे पढ़ाई के बाद हम अपने करियर को चुनने में बहुत कुछ चीज़ें इन गतिविधियों के ज़रिए सीख सकते हैं। इसलिए गतिविधियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध भी होती हैं। स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरी धुली ड्रेस, बूट व जुराब पहनता था। जब वह कदम मिलाकर परेड करता था तो स्वयं को एक फौजी जैसी आन बान शान को महसूस करता था। विद्यालय जीवन में इस प्रकार की गतिविधियां व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहें, क्योंकि बच्चे इसके प्रति बहुत अच्छे से काम करते हैं और दूसरा अपने आने वाली लाइफ में इसके लिए बहुत कुछ चीज़ें सीखते भी हैं। इससे विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन एवं मेहनत का समावेश करके देश के लिए उपयोगी नागरिक बनाए जा सकते हैं। खेल कूद, वाद विवाद, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आदि विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करती हैं, आने वाले समय के लिए रेडी करती हैं। पुस्तकों से बालक को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु ये गतिविधियां उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देती हैं, यानी कि जीवन में हम अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से व्यवहार करें, ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। बालक में धैर्य, अनुशासन, लगन, मेहनत, कर्तव्य परायणता, आपसी सामंजस्य आदि गुण विकसित होते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हमें बहुत कुछ हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ों को बताती हैं। और इवन जब हम पढ़ने के बाद अपना करियर गोल डिसाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं उन करियर गोल्स को डिसाइड करने में या अपने करियर को डिसाइड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि आगे चल के हम क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करने में भी हेल्प करती हैं। प्रश्न संख्या 18 है। सपनों के ऐसे दिन पाठ के आधार पर उदाहरण देकर लिखिए कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है।
अब इस पाठ में लेखक ने बताया कि उनके ज्यादातर जो दोस्त थे जिनके साथ वो खेलते थे वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते थे, लेकिन खेलते समय वो सब कुछ मतलब वो लोग क्योंकि दूसरी बोलियां बोलते थे, कोई राजस्थानी है, कोई मानवाड़ी है, कोई पंजाबी है, तो इस तरीके से क्या होता था ये लोग आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन खेलते समय हर एक चीज समझ जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे पाठ में बताया गया है कि जब हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो भाषा किसी भी तरीके से बाधा नहीं बनती है। यह एक वास्तविकता है कि जहां दो अलग अलग संस्कृतियों के व्यक्तियों के दिल आपस में जुड़ते हैं और उनमें आत्मीयता बढ़ती है, तो वहां भाषा जैसी बाधा अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। यानी कि जब हम अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं तो वहां भाषा बाधा नहीं बनती, अर्थात भाषा बाधक नहीं बन पाती। सपनों के ऐसे दिन पाठ में एक जगह लेखक ने लिखा है कि हमारे आधे से अधिक साथियों के घर वाले राजस्थान या हरियाणा से मंडी में व्यापार और दुकानदारी करने आए थे। अब वो राजस्थानी भाषा बोलेंगे या हरियाणवी भाषा बोलेंगे, जिसकी वजह से अब लेखक तो हमारे पंजाबी, तो वो भाषा ना पंजाबी भाषा राजस्थानी और हरियाणवी को समझ में आ रही है और ना ही हमारे लेखक को राजस्थानी हरियाणवी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से दोनों को ही एक दूसरे की तीनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती थी। आर्थिक लाभ की खातिर अन्य जगहों से आए हुए लेखक के अनेक मित्रों के परिवार वाले समय के साथ साथ वहीं पर बस गए। इन सब की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज आदि सब वहां के स्थानीय लोगों की तुलना में अलग थे। तो वहां के जो क्या थे वहां से तो अलग थे। तो इनका रहन पहन, खान पान, बोली सब कुछ अलग था। इन परिवारों के बच्चे जिस भाषा का प्रयोग करते वह लेखक या अन्य स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आती थी। क्या बोला जा रहा है ये चीज उनकी समझ में नहीं आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर तो लेखक को हंसी भी आती थी। इसके बावजूद लेखक की इनमें से अनेक लड़कों के साथ अच्छी मित्रता थी। अब देखिए यहाँ पर भाषा नहीं समझ में आ रही लेकिन फ्रेंडशिप अच्छी है। ये साथ साथ खूब खेलते, खूब मस्ती करते। खेलते समय सभी अलग अलग भाषा भाषी लड़के भी एक दूसरे की बातों को खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। उनके बीच भाषा कभी भी दीवार बनकर खड़ी नहीं हुई, कभी भी खड़ी नहीं हुई। वस्तुतः जहां सहृदयता होती है वहां बाहरी दीवार टिक नहीं पाती। भाषा या जाति, धर्म की दीवार भी इसी तरह की दीवार होती है। यह कभी मनुष्य के सद्व्यवहार में बाधा नहीं बनती। तो जब भाषा व्यवहार नहीं बनती तो धर्म और जाति भी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से भाषा, धर्म, जाति किसी से भी आपसी प्रेम करने, सद्भाव रखने में कहीं बाधक सिद्ध नहीं होती है। प्रश्न संख्या 19 है। सपनों के ऐसे दिन पाठ में लेखक को कब लगता है कि वह भी एक फौजी है? कारण सहित बताइए। जब स्कूल में स्काउट परेड होती थी, लेफ्ट राइट कपड़े, बूट सब कुछ पहन के जो करना, तो उससे उन्हें एक फौजी जवान होने की फीलिंग आती थी। स्काउट परेड में भाग लेने के लिए लेखक बचपन में अपने दोस्तों के साथ शान से जाता। उनके कपड़े धोबी द्वारा धुले होते, साफ वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहनकर बच्चे स्वयं को फौजी जवान ही समझते थे। उनके साथ साथ लेखक को भी लगता कि वह भी एक फौजी है। विद्यालय में पीटी शिक्षक प्रीतम चंद द्वारा परेड कराते हुए लेफ्ट राइट की आवाज तथा सीटी की ध्वनि पर बूटों की एड़ियों को दाएं बाएं मोड़कर ठक ठक करते अकड़ कर चलते समय विद्यार्थी अपने को बिल्कुल फौजी जवान के रूप में महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता। क्योंकि भाई जिस हिसाब से उन्होंने कपड़े पहने हैं और जिस तरीके से वो परेड कर रहे हैं वो इस तरीके से फौज के जवान किया करते थे। जबकि वो रेगुलर स्कूल जाते थे तो मतलब अस्त व्यस्त कपड़े रहते थे, लेकिन स्काउट के समय पूरा एकदम प्रेस किए एकदम कड़क कपड़े पहन के जाते थे। वर्दी तथा परेड के उत्साह ने उनमें यह भाव जगाया था। यही कारण था कि स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को फौजी जवान समझते थे। तो वो स्काउट परेड का समय अपने आप को वो फौजी जवान समझते थे। प्रश्न संख्या 20 है। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न अलग अलग हैं लेकिन पूछी एक ही चीज जा रही है। सपनों के ऐसे दिन पाठ में लेखक को स्कूल जाने का उत्साह नहीं होता था। क्यों?
फिर भी ऐसी कौन सी बात थी जिस कारण उसे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब इसी में दूसरा सवाल देखिए क्या है। लेखक को स्कूल जाने के नाम पर उदासी क्यों आती थी? सपनों कैसे दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको स्कूल जाना कैसा लगता है और क्यों? यहाँ पर मेन जो चीज़ पूछी गई है कि लेखक को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। दूसरा, वहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती थी, पिटाई होती थी, तो ये उनका मन नहीं किया करता था। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती थी कि भाई उन्हें हर बार पुरानी किताबें पढ़ने को मिलती थी, ये भी कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेट करता था पढ़ाई के लिए। लेकिन जब स्काउट परेड होती थी तो उनका जाने का बड़ा मन करता था। लेखक को बचपन में स्कूल कभी भी खुशी से भागे जाने की जगह नहीं लगती थी, यानी कि खुशी से जाने की जगह नहीं लगती थी। चौथी कक्षा तक लेखक को कुछ सहपाठियों की तरह रोते चीखते ही स्कूल पहुंचा था। उसके मन में स्कूल के प्रति एक प्रकार का भय समाया हुआ था। मतलब जाते थे, आप देखते ना छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो कितना रोते हैं, चिल्लाते हैं, उसी तरीके से डर लगता था स्कूल जाते हुए उनको। कई बच्चे तो तालाब में किताब कॉपियों को फेंक पढ़ाई को तिलांजलि दे चुके थे, क्योंकि भाई पेरेंट्स भी पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते थे, तो किताबें फेंक दी, अब हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, हो गया हमारी पढ़ाई। तो इस तरीके से उनका आसपास का माहौल भी था। वे जीवन नीरस तथा कैदी सा प्रतीत होता था। स्कूल के प्रति लेखक के मन में निराशा के भाव होते हुए भी धीरे धीरे स्कूल उसे भाने लगा, अच्छा लगने लगा। यह तब संभव हुआ जब स्काउटिंग के अभ्यास का मौका लेखक को मिला, यानी कि स्काउट में जब उन्होंने पार्ट लेना शुरू किया तो उन्हें अच्छा लगने लगा। नीली पीली झंडियों को हिलाते हुए परेड करना उसे अच्छा लगता था। धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए जूते और जुराबों को पहनकर फौजी जवान की तरह महत्वपूर्ण आदमी बनने की लालसा ने स्कूल के प्रति उनके भाव को बदल दिया। लेखक को परेड में भाग लेना अच्छा लगने लगा और इस कारण स्कूल के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ गया। तो समझ में आया कि पहले तो उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जब स्काउटिंग होने लगी, स्काउट परेड कर लेना, भाग करना होने लगा, तो उन्हें धीरे धीरे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा और वो पढ़ने में उनको स्कूल जाना पसंद आया। प्रश्न संख्या 21 है। आज की शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को अनुशासित बनाए रखने के लिए क्या तरीके निर्धारित हैं? सपनों के इसी दिन पाठ में अपनाई गई विधियां आज के संदर्भ में कहां तक उचित लगती हैं? जीवन मूल्यों के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो आजकल बच्चों को भाई शारीरिक दंड या मुंह से बहुत हार्श वर्डिंग नहीं बोली जाती, जैसा कि लेखक के समय में होता था। ठीक है, तो आप कहाँ तक आज इन कौन से तौर तरीके अपनाए जाते हैं, आपको ये बताना है। क्या ये सही है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें बतानी है। अथवा करके दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए कठोर दंड वाली विधि अधिक उपयुक्त है या वर्तमान समय की मनोवैज्ञानिक विधियां? सपनों के इस दिन पाठ के आधार पर बताइए। सिंपल चीज पूछी गई है कि पहले की जो पद्धति थी जहां पर कठोर दंड विधान था, शारीरिक दंड दिए जाते थे, बहुत ही हार्श वर्डिंग बोली जाती थी, वो ज़्यादा सही है या आज के समय में जो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझा के, बुझा के चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ें करके बताई जाती हैं, वो ज़्यादा सही है? कौन सा तरीका सही है? तो हमें तो लगता है आज का तरीका ज़्यादा सही है, क्योंकि मारने पीटने से कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती। सपनों के इस दिन पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों के विद्यालय में अनुशासन के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का ब्यौरा दिया है कि कैसे कैसे भाई मारा जाता था, दंड दिए जाते थे, ये तरीके बताए हैं। स्कूल में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत किया जाता था। अनुशासन के नाम पर शिक्षक निरंकुशता तथा निर्दयता की हद तक उतर जाते थे। चमड़ी उधेड़ना, खाल खींचने की धमकी से भी बच्चों को डराया जाता था। ऐसी वर्डिंग बोली जाती थी कि बच्चे उन वर्डिंग से ही डर जाया करते थे। पढ़ाई के नाम पर काम का बोझ विद्यार्थियों पर डाला जाता था। बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, रिटन वर्क बहुत होता था, रटने का बहुत ज़्यादा होता था। पाठ याद कर नहीं आने पर विद्यार्थियों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता। अगर आपको लर्न करने के लिए दिया गया, आप लर्न करके नहीं आए
तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है दंड दिया जाता था। और वो भी ये नहीं कि सिर्फ कर दिया, मारा जाता था और जिस तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी वो भी बहुत टफ हुआ करती थी। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को शारीरिक सजा देने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसे अमानवीय माना गया है। आप मार नहीं सकते, ये गलत है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए आर्थिक दंड तथा कुछ दिनों के लिए विद्यालय से निलंबन की कार्रवाई भी की जाती है। तो इन्हें क्या किया जाता है? आर्थिक दंड दिया जाता है, यानी कि फाइनेंशियली लगाया जाता है, या कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है कि आप सस्पेंडेड हो। इस तरीके से पढ़ाई को व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ है। विद्यार्थियों में काम के बोझ के बदले परियोजना कार्यों, यानी कि आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उन्हें परियोजना कार्यों, और प्रायोगिक कक्षाएं, यानी कि आपके जो लैब क्लासेस लगती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें के माध्यम से पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित की जाती है। वस्तुतः विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने की पुरानी पद्धति जो पाठ में शिक्षकों द्वारा अपनाई गई थी, उसके मानसिक तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं हो सकती। तो पाठ में जो तरीका अपनाया गया है उससे बच्चा डरेगा, उसका जो है दिमाग है, शरीर है, वो सभी डैमेज होगा। बच्चा एक पढ़ाई के प्रति उसका अरुचि बढ़ती जाएगी, खींच बढ़ती जाएगी, ये होता है। तो ये तरीका किसी भी हद तक, मारना, पीटना, हार्श वर्डिंग, बच्चा उस चीज़ के प्रति खींच जाएगा, उसका बैर हो जाएगा, वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगाएगा। तो वो तरीका गलत है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अधिक तार्किक और प्रासंगिक है। तो आजकल के समय में बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न संख्या 22 है, सपनों के इस दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगता था। ठीक है। दूसरा आइए, पढ़ाई के साथ खेल का छात्र जीवन में क्या महत्व है और इससे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिली है, स्पष्ट कीजिए। तो पाठ के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उस समय के पेरेंट्स जो थे उन्हें पढ़ाई का खुद महत्व नहीं था। वो सिर्फ इतना कहते थे कि हिसाब किताब कर ले, बाकी और कुछ नहीं ज़्यादा चाहिए, जो लिखा है वो पढ़ ले, बस कौन सा कलेक्टर बनाना है, क्या करना है। तो जब पेरेंट्स को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था तो बच्चों को भी पढ़ाई में लेकर इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादातर खेल कूद में ही बच्चों का मन लगा रहता था। लेकिन देखा जाए तो खेलना, कूदना और पढ़ना, ये दोनों ही चीज़ें एक व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अभिभावक प्रायः बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं। वे अपने बच्चों की सफलता के लिए पढ़ाई को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। अध्ययनशील बच्चों के बेहतर भविष्य तथा जीवन में अधिक आगे जाने की इच्छा रखने के कारण अभिभावकों को ऐसी भावना पाई जाती है, किंतु जीवन में खेल कूद को नज़रअंदाज करना उचित है। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, तो उन्हें लगता है कि खेल कूद समय की बर्बादी है, यहाँ समय बर्बाद करके क्या मिलेगा, तुम उतनी देर पढ़ लो। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझते कि खेल कूद भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने के साथ साथ वो भी करना भी ज़रूरी है। खेल कूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सहयोग की भावना का नया आयाम मिलता है और हमारे अंदर बेहतर गुणों का समावेश होता है। इससे परस्पर सहयोग, सहनशीलता तथा नेतृत्व के गुणों का विकास संभव है। खेलों में विद्यार्थियों में अनुशासन का विकसित होना, इन बातों को समझने वाले अभिभावक बच्चों को समय के अनुसार खेलने को भी अवश्य प्रोत्साहित करते हैं। जो ये जानते हैं कि अगर हम बच्चे को अच्छा एक सक्सेसफुल लाइफ देना चाहते हैं तो खेलना भी उतना ही ज़रूरी है। तो वो पेरेंट्स पढ़ने के साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए भी इंकरेज करते हैं। अब दूसरा क्या था, यहाँ पर दिया गया था दूसरा क्वेश्चन, पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है, इससे जीवन मूल्यों को क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए, आपके द्वारा खेलते समय इस क्या प्रेरणा मिलती है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि पढ़ाई व खेल में दिए जाने वाले समय का संतुलन बनाएं। बहुत ज़रूरी है उसमें आप बैलेंस रखो। पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो उतना ही समय खेल,
ये नहीं कि खेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई कम हो रही है, ऐसा नहीं। उसका बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। छात्रों को अपनी दिनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि खेल के कारण पढ़ाई में बाधा ना पड़े। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर सपनों के से दिन, जिस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े बने और हमने सभी आपको एक्सप्लेन किए। तो अब हमारे पास हमारी जो संजयन बुक है उसका एक चैप्टर बचा है जिसका हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, और वो चैप्टर है टोपी शुक्ला। राही मासूम रजा द्वारा लिखित ये पाठ एक बच्चे के मन पर पड़ने वाले प्रभावों को बहुत अच्छी तरह उजागर करता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इरफान की दोस्ती और टोपी शुक्ला की दोस्ती की एक छोटी सी कहानी को अगले वीडियो में, और उस पर आधारित करेंगे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।